इस समय हम योगाचार्य जो हमारी बुंदेलखंड की माटी से चल के हमारे ललितपुर के पास एक छोटा सा गांव है बरखेरा में जन्म लेकर यहाँ की जो मिट्टी में खेले कूदे और बड़े हुए मिस्टर सोहन सिंह यादव जी, जिन्होंने भारत से निकल के चाइना में अपनी योग की एक बहुत बड़ी संस्था स्थापित की। और ये हमारा सौभाग्य है, हमारे देश के प्रधानमंत्री भी उस योग केंद्र में श्री सोहनलाल जी के पास से उन्होंने भेंट की थी, मुलाकात की थी। आज हम उनसे रूबरू हो रहे हैं, उनसे पूछते हैं कि इस मिट्टी में जो ऊर्जा है, जो बुंदेलखंड की मिट्टी में तेज है, जो ताकत है, उस ताकत ने उनको किस तरह चाइना तक पहुंचाया। और योग में जहाँ पे चाइना जैसा देश, जहाँ पे उन्होंने योग का एक बहुत बड़ा बट वृक्ष बना के खड़ा किया, ये अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण है, ये उनकी योग्यता है। हम पूछते हैं उनसे कि पहले उनकी शिखर यात्रा जो प्रारंभ हुई वो बरखेरा से हुई और कैसे वो इतनी लंबी यात्रा की। बहुत बहुत धन्यवाद। गांव से हूँ, ललितपुर जिला के बिरधा ब्लॉक का एक गांव है बरखेरा, तो वहाँ से हूँ। तो प्रारंभिक शिक्षा वहीं पर हुई है, गांव तक 5 तक पढ़ा। उसके बाद फिर GIC गवर्नमेंट इंटर कॉलेज, तो वहाँ पे 6 से 12 तक पढ़ाई की। उसके बाद फिर किसी भी तरीके से जो व्यवस्थाएं थीं, ज़्यादा तो नहीं था लेकिन जो भी था उस हिसाब से फिर सागर विश्वविद्यालय से BSc किया था। उसके बाद फिर एक जद्दोजहद की भाई कुछ नौकरी या कुछ भी एक ऐसा इंतज़ाम हो जाए जिससे परिवार को सपोर्ट कर सकें, खुद को सपोर्ट कर सकें। तो फिर मैंने इंदौर की तरफ मैंने रुख किया। इंदौर से फिर मैंने कुछ कंप्यूटर में डिप्लोमा की। उसके बाद फिर देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, वहाँ से मैंने कंप्यूटर साइंस में मास्टर डिग्री की। उसके बाद फिर वही कंप्यूटर की तरफ में चला। BSc तो मेरी बायोलॉजी से, और उसके बाद किसी भी तरीके से, उतना स्टोरी में जाना तो बहुत समय लगेगा, तो किसी भी तरीके से मैं विदेश पहुंचा। तो थाईलैंड में मैंने 3 साल जॉब किया। उसके बाद यात्रा कुछ देशों से होते हुए चीन पहुंची, और वहाँ पे प्रारंभिक जो समय था, मैं प्रोफेसर था विश्वविद्यालय में, तो वहाँ मैंने काम किया 15 साल एज ए IT प्रोफेसर। तो बढ़िया अनुभव रहा विश्वविद्यालय में बच्चों को पढ़ाने का, रिसर्च करने का। और उसके बाद फिर एक दिन खुमारी आती है, योग का धीरे धीरे करके जो एक ऊर्जा का बिल्टअप होता है, वो फिर आपको एक जगह पहुंचाता है जहां से भीतर से आवाज़ उठती है कि क्या इसी में उतरना है। तो फिर छोड़ छाड़ के उतर जाते हैं, और थोड़ा आसपास के जो लोग जो जानते हैं तो उनको लगता है कि कर क्या रहा है, लेकिन हो सकता है वो एक जो होना होता है वही होता है। तो वो जो भीतर से एक आवाज़ आती है उसको सुनना। और मैं सारा प्रोफेसर छोड़ छाड़ के मैं सोहन योगा इंटरनेशनल की स्थापना करता हूँ, और मन में ये सोचता हूँ कि 1 साल, अगर हमारी बुंदेली भाषा में कहते हैं कि अगर चल गओ तो बढ़िया है, नहीं लौट तो आऊँगी नहीं। तो वो हिसाब से 1 साल का जो समय था, तो मैंने कोशिश की कि जो आवाज़ है उस पर अमल करके देख। एक प्रयत्न था और वो सफल हुआ। योग ऊर्जा को मैं क्या धन्यवाद कर पाऊँ, दिव्य ऊर्जा है वो, किसी बड़ी ऊर्जा का हिस्सा नहीं है, बड़ी ऊर्जा ही है, हम सब में विद्यमान है। बस बात जानने की, अंधेरा होता नहीं, रोशनी का ना होना नहीं, तो दिव्य ऊर्जा है। जिस दिन आप जाएंगे इन सब में आ जाए। तो ज़्यादा ज्ञान गंगा में ना जाते हुए यात्रा वहाँ तक पहुँची, और फिर वहाँ से कोशिश ये रही कि योग को जिस देश में मैं रहता हूँ उस देश में क्या मैं वो इम्पैक्ट ला सकता हूँ। योग के माध्यम से क्या वो हो सकता है जो हम बातचीत करते हैं, कि कोशिश की और कुछ ऐसा कर पाए कि उनकी संस्कृति में योग को जगह मिली। उनके रोज का जो एक रूटीन है, रोज की जो दिनचर्या, उसमें योग शामिल हुआ। लगभग 10 से 13 साल का फिर हम लगे एकदम।
जब आप चाइना में प्रवेश किया होगा तो वहाँ की जो संस्कृति है, हमारे यहाँ की जो संस्कृति, उसमें बड़ा अंतर है। उस संस्कृति में आपने अपने आप को कैसे ढाला होगा? प्रथम दिवस जब आप पृथ्वी पर उतरे होंगे चाइना के, तो वहाँ पे आपने कैसे महसूस किया होगा? क्या संकट आपके पास आए? तो क्योंकि कोई भी नई जगह जाता है तो अपने आप को बोलने में समय लगता है, मिक्सअप करने में, तो उस समय आपने कैसे फेस किया? जब वो चाइना जैसे देश, खासतौर से आज से 25 साल पहले, 20 साल पहले आप जाते हैं तो स्टेट ऑफ शॉक आपको रहता है। 2-3 दिन आपको ये लगता है कि लाल रंग खतरे का निशान था, अब यहाँ तो सब कुछ ही लाल है, क्योंकि वो उनकी प्रोस्पेरिटी का एक सिंबल है। लाल रंग का मतलब प्रोस्पेरिटी, सब कुछ है। लाल रंग का मतलब बोल्डनेस। तो वो सबसे पहला किधर तो चार ही बगल लाल दिखा रहा है ना। तो वो एक मेंटल जो शिफ्ट है, उसको लाने में समय तो लगता है। दूसरा सबसे बड़ा था सर भाषा, क्योंकि भाषा के लिए कान ट्रेंड करना पड़ता है कि जो वो कह रहा है वो सुन पा रहे हैं कि नहीं। तो वो तो शुरू में ऐसे आता था, अब साल भर ऐसे ही नहीं कर पाता, लगभग 1 ईयर टाइम तो वो ऐसे चला गया। धीरे धीरे करके वो भाषा पकड़ी, खान पान अलग था, तो मुश्किल होती थी कि कहीं कुछ वेजिटेरियन मिल जाए। अब उनका जो वेजिटेरियन है वो स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन है, उसमें दूध भी नॉन वेज माना जाता है। वो बुद्धिज़्म वाला अब वेज नॉन वेज का कॉन्सेप्ट है, तो वहाँ जो वेजिटेरियन है वो दूध भी नहीं पीते। तो ये जो भोजन है, खान पान है, परिवेश है, भाषा है, उनके सोचने का तरीका है, तो उस सब में बड़ा समय लगता है। लेकिन चूँकि यंग था और जीवन में ऐसी चीज़ें रही नहीं है जिसने बांधा, क्योंकि बांधने लायक कुछ था ही नहीं। लोग पूछते हैं कि आप कहाँ से, ये सब क्या है, तो मैं बोलता हूँ कि मैं तो बंजर ज़मीन से उग के आया हूँ। अगर ठंडी हवा मिल जाए तो लगता है कि जीवन मिल गया है। तो मेरी तो वो स्थिति थी और आज भी वही है। तो वहाँ पे ये जो 4-5 चीज़ें थी, मुझे क्या उस समय कोई भी जाता उसको वही लगता, लेकिन ये मेरे लिए बैरियर नहीं था, ये चैलेंज था कि क्या मैं इसके परे जा सकता हूँ। तो भाषा को सुना, जाना, सीखा, बोला, गलतियाँ की। जब आप किसी की भाषा जानते हो तो वो परिवेश समझ में आने लगता है। अभी आप पंजाब चले जाएं, अगर आप पंजाबी बोलते हैं और पंजाबी नहीं बोलते हैं, एक पंजाबी बोलता है, एक नहीं बोलता है, दोनों के पंजाब देखने का अनुभव अलग होता है, क्योंकि भाषा एक तरीके की होती है। 2 भाषाएं जानने का मतलब है इस तरीके से थोड़ा अतिशयोक्ति सी लगती है, जैसे 2 आत्माएं शरीर में हैं। ये कोई रूसी बैठा है और एक चीनी बैठा है और अपना हिंदी वाला बैठा है, और आप तीनों बात कर रहे हो, तीनों समझ रहे हो, तो वो वाली चीज़। आपने बात की है कि हम जहाँ से गए थे वहाँ पे निश्चित ही जो भूभाग है बुंदेलखंड का, ये बिल्कुल उस समय सूखा था। आपके यहाँ पे जो बरखेरा गांव था वहाँ पे खेती जीरो थी तकरीबन। ये तो राजघाट आने के बाद वहाँ एग्रीकल्चर बड़ा है, उसके पहले वहाँ भूभाग बड़ी स्थिति थी। आपके मन में ये जिज्ञासा कैसे आई कि हम शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, जबकि उस क्षेत्र में ज़्यादातर लोग केवल खेती पे आधारित रहे हैं? आपके मन में शिक्षा को लेके और फिर उच्च शिक्षा के बाद क्या मन में आया कि ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली, कैसे मिली? माँ बाप दोनों एक बात बोलते थे, कुछ है नहीं, अगर कुछ होगा तो शिक्षा से होगा, पढ़ लो। तो माँ गांव से उठा के शहर ले आई। पिताजी ने काफ़ी कहा कि कुछ है नहीं ज़्यादा, तो माँ बोली चलो देखेंगे, चलते बच्चों को पढ़ाना। तो वो माँ बाप का जो डिसीजन था कि शायद शिक्षा से कुछ होगा। 5 साल का जो 5वीं में पढ़ने वाला बच्चा क्या जानेगा, तो माँ बाप का वो डिसीजन क्रांतिकारी था।
देखिए सर, जिसके पास एक रोटी है अगर वो उसमें से आधी देता है वो क्रांतिकारी है, ना कि जिसके पास टोकरा भरा पड़ा है उसमें से 5 रोटी देता है। तो वो डिसीजन क्रांतिकारी था। और फिर उस डिसीजन को सपोर्ट करने के लिए माँ बाप की पूरी जद्दोजहद कि सिर्फ हमारे पढ़ाने के लिए परेशानियां भोग रहे हैं, तो वो एक भीतर तक उतर जाता है, आपके अंतस्तल में अचेतन का हिस्सा हो जाता है। तो फिर पढ़ाई चालू रखी। और अब देखिए, अर्थ उतना नहीं था, लेकिन वो कमजोरी नहीं थी। वो ये था कि नहीं है तो नहीं है, लेकिन माँ बाप ने एक सिखाया था कि कभी दया मत ले, तो वो हम कभी नहीं। मैं विश्वविद्यालय में सागर में जब था तो मेरा नाम रखा था ये वो लड़का है जो रोज एक ही शर्ट पहनता है। अब थी ही नहीं, लेकिन साफ करके पहनते, जो भी है साफ, तो उस हिसाब से तो वहाँ से जो एक फाउंडेशन बने शिक्षा के प्रति जो लगाव था, वो क्रांति ही वहीं से हुई है। मेरे जैसे लाखों सोहन अभी हैंडपंप पर चला के एक ही चट्टी में घूमते हैं इसी बुंदेलखंड में। वो जो लड़का आप गांव में देखते हैं ना, सड़क से निकलते हुए हैंडपंप पर लगा हुआ है, नाक बहरी, मैं वही हूँ, वहीं से आता है। लेकिन शिक्षा संभावना सभी के लिए देती, सभी के लिए बराबर संभावना है, और आज तो बेहतर संभावना है। तो वो था सर कि शिक्षा के माध्यम से अगर कुछ होगा तो यहीं से है। इस समय जो चाइना में आपने योग की क्लासेस चल रही हैं, कितनी संस्थाएं आपके वहाँ काम करती हैं? मेरी सर एक संस्था सोहन योगा इंटरनेशनल, तो उसी के बहुत सारे ब्रांचेज जो होंगे, बहुत सारे ब्रांचेज हैं। हमारा फ्रेंचाइजी का काम है, हमारा सेल्फ ओनरशिप का काम है, हमारा पार्टनरशिप का काम है। तो हमारे 9 सेंटर हैं वो डेडिकेटेड, बकाया काफ़ी सारा काम पार्टनरशिप का है। और मेरा एक जो काम है जो किसी का नहीं है, जिसकी वजह से बहुत पॉपुलरिटी तो नहीं बोलना चाहिए, ऐसा बोलना चाहिए कि उस काम को समाज में स्वीकार किया कि मैं फ्री पब्लिक इवेंट्स करता हूँ। मैंने एक इवेंट अनाउंस कर दिया है कि फलानी जगह फलाने दिन है, वो फ्री है, 2 घंटे का कार्यक्रम, उसमें जितने आ जाओ सब आ जाओ, क्योंकि मेरा काम ये है कि योग को कितना लोगों तक पहुँचा सकें और योग की जो सही परिभाषा है उसको लोगों के सामने रख सकें, योग के साइंस को लोगों के पास रख सकें। तो उससे काफ़ी रिकग्निशन है। फिर एक टीवी शो था चाइना में, मैंने एक हिस्ट्री बनाई है कि चीन में टीवी पर कभी किसी ने मूवी स्टार्स को योगा नहीं कराया। तो मैं एक टीवी शो का हिस्सा था जिस पर 11 मूवी स्टार्स थे, और वो टीवी शो 4 महीने चला। उसकी TRP 70 करोड़ है, 700 मिलियन, वो आप चेक कर सकते हैं, सारा कुछ दस्तावेजों में आपको मिल जाएगा। तो उसकी वजह से बहुत बड़ा इम्पैक्ट वो हुआ। और फिर जो हमारे जो सिस्टम है, हमारा जो दूतावास है, वहाँ पर जो भी राजदूत आते हैं, जो भी लोग हैं, जो मैं काम करता हूँ उसमें उनके साथ मिलकर काम करना और कोशिश रखने की जो मेरा काम है उस पर फोकस करना। तो चाइना में योग का बहुत अच्छा प्रचार प्रसार है आपकी संस्था के माध्यम से। तो योग की गवर्नमेंट भी इसको स्वीकृति देती है योग के लिए, या उस पर उनका कोई विचारों में मतभेद है? नहीं सर, योग जन कल्याण की विधा है और उसी को उस तरीके से आगे बढ़ाया। तो आप जिस देश में रहते हो उस देश के नियम कानून सबको आप फॉलो करना चाहिए। कोई एक विदेशी आके हमारा दायरा तोड़ने में अच्छा थोड़ी लगेगा। तो हम उन्हीं दायरों में रह के अपनी योग की जो परंपरा है उसको आगे बढ़ाते हैं। पूरा सपोर्ट मिलता है, ऑनलाइन ऑफलाइन परमिशन मिलते हैं इवेंट्स कराने के, सपोर्ट मिलता है, बड़ा कोऑपरेटिव है। और उन्हें लगता है कि जो मैं काम कर रहा हूँ वो जन कल्याण का काम है, साइंटिफिक काम है, सीधा काम है। पब्लिक इवेंट्स करने वाला एकमात्र आदमी जो फ्री करता है। तो सर मैं हफ्ते में 2 से 3 दिन ट्रैवल करता हूँ। 5 साल के अंदर 210 शहरों में योग के प्रोग्राम किए। शेड्यूल काफ़ी बिजी रहता है, लेकिन सर फिर एक दीवानगी है, एक मस्ती है। और लोग पूछते हैं कि आप ये काम करते हैं, तो मैं कहता हूँ ये काम नहीं है,
ये इबादत का हिस्सा है। और अगर पलट के बोले तो कह सकते हैं कि यही मेरी इबादत और यही मेरा रोजगार। क्योंकि जब योगा मैट पर होता हूँ तो मैं नहीं होता, उस परिभाषा में सोहन नहीं है। ये जो काम हो रहा है या जो हुआ, ये कर्ता के परे का काम है। सोहन नहीं है, सोहम है। हाँ, वही है। भगवान शिव का जो दूसरा रूप है सोहम, जो शिवत्व, जो शिव तत्व है, जो हम सब में है। योग सबसे सीधा रास्ता है शिव तत्व को छोड़ने का, उससे सीधा कुछ है नहीं। रास्ते बहुत सारे हैं, लेकिन योग वाला जो रास्ता है बिल्कुल सीधा जाता है। और जान के कहता हूँ कि जो मैं जान सकता हूँ उसे भी जान सकता हूँ। अद्भुत चीज़ है योग, सभी लोग कीजिए। अभी एक 5000 साल से जी, भगवान शिव का जब पृथ्वी पर आए होंगे तब से योग चल रहा है। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण योगाचार्य के रूप में आए। इसके बावजूद भी अमेरिका ने हमारे योग को कैसे पेटेंट करा दिया। अब देखिए सर, आपके पास जो होता है उसकी वैल्यू बहुत देर में समझ आती है। क्योंकि हमें ये देखते रहते हैं कि क्या नहीं है, क्या है, उस पर तो फोकस कम रहता है। तो हमारी परंपरा, हमारी इसी भीड़ भाड़ में, झंझटों में हमारे पास क्या क्या है वहाँ तो सोचते नहीं है। मैं कई लोगों से बात करता हूँ तो कंप्लेनिंग मोड ऑन रहता है, ये नहीं है, वो नहीं है, फलाना नहीं हो रहा है, और देश ये नहीं कर रहा है, देश ये नहीं दे रहा है। बात ये नहीं है देश क्या देता है, इस मिट्टी में जन्मे हो, जिम्मेदारी है आपकी, आप देश को क्या देते हैं। मैं भी आप ही जैसा हूँ, मुझे भी दाल रोटी खानी है, वही झंझटें आपके जीवन में मेरे में भी है। लेकिन एक जिम्मेदारी है, एक सिविक सेंस सभी के अंदर होना चाहिए। वंदे भारत में बैठता हूँ और बाजू वाला खुरचने में लगा है सीट, ये सिविक सेंस है। सरकार तो 100 वंदे भारत चला देगी, स्पीड ट्रेन चला देगी, बुलेट ट्रेन चला देगी, ये खुरचना बंद कौन कराएगा। ये सिविक सेंस हमारी जिम्मेदारी है। ये वंदे भारत किसी और की नहीं है, आपकी है। ये कब सोचेंगे आप, ये थूक देते ना हम, ये प्लेटफॉर्म हमारा है, ये सब हमारा है। संविधान पढ़िए, नदियां बचाना, पोखर तालाब बचाना, जमीन जंगल बचाना हमारी मौलिक जिम्मेदारी में शामिल है। संविधान की धारावान नहीं बताऊंगा वरना अभी क्रिटिकल हो जाएगा, है ना। लेकिन पढ़िए, जिम्मेदारी है एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया, एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट faster you understand, better civic society we can create. Yes, आप हमारे देश को, हमारे देश के नौजवानों को क्या संदेश देना चाहेंगे। देखिए, हम सब कुछ जानते हैं, एआई का जमाना है। मैं क्या बोलूँगा जो आपको पता नहीं, आप सब जानते हैं। लेकिन सिर्फ जानकारी से जीवन थोड़ी है। जानकारी एक अलग है और अनुभव। तो युवाओं को यही है मेरा संदेश, नहीं निवेदन है। देश आपका है, ये घर आपका है। सिविक सेंस आसपास पैदा कीजिए। एक छोटा सा काम तो कर ही सकते हैं कि मान लो आपने एक गुटखा खाया है, तो गुटखे की जो पुड़िया है वो तो डस्टबिन में डाल सकते हैं। अभी तक ही नहीं करते। सिविक सेंस एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो युवा सबसे जल्दी उसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आपके सपनों को उड़ान तो आप जानते हैं, लेकिन जो मेरी पीढ़ी है उसका अनुभव, बैठ के बातचीत कीजिए। सब कुछ गूगल में नहीं मिलता। बुजुर्गों के जो कदमों की तरह बैठ कर देखिए, जो मिलेगा वो गूगल में कभी नहीं मिलेगा। आप सब जानते हैं, समझते हैं। अपनी दिशा में रहिए, पॉजिटिव रहिए, और अगर मेरे जैसे एक आदमी में संभावना है तो आप लोग अपार संभावना है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हम अभी हमारे ललितपुर के जनपद से चाइना तक जिन्होंने एक लंबी यात्रा की है, जैसे स्वर्ण सिंह जिन्होंने बुंदेलखंड की माटी में
माटी खा के, माटी में खेल के और वहाँ के नदी नालों में तैर के जो अपना जीवन जिया, और जीवन में एक उमंग थी, एक उत्साह था, कुछ करके दिखाने का एक जज्बा था, वो इन्होंने दिखाया। और ये दिखाया हमारे देश के नौजवानों के लिए एक मार्गदर्शन भी दे रहे हैं कि आप में वो टैलेंट भरे पड़े हैं, बशर्ते आपको उनको निखारने की ज़रूरत है, अपनी आदतों की सुधारने की ज़रूरत है। मैं सुनील शर्मा, इंडियन टीवी न्यूज़ के साथ वेद प्रकाश लिटोरिया, राजीव श्रीवास्तव के साथ।